हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे विश्व संविधान की वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम अपने पहले भाग अमेरिका के संविधान के शेष बातों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो हमारे पहले भाग का उपखंड 2 है। तो आइए शुरू करते हैं अमेरिका संविधान से जुड़ी शेष बातें। संयुक्त राज्य अमेरिकी लोक सेवा की संरक्षण प्रणाली लूट प्रणाली के रूप में परंपरागत गृह क्षेत्र रहा है। सच तो यह है कि एक मानक के रूप में यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन से भी अधिक लंबे समय से मौजूद है। लूट प्रणाली की व्युत्पत्ति इस अभिव्यक्ति से होती है कि लूट का माल विजेता का। इस प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवाओं के पदों का वितरण योग्यता, उपयुक्तता के या क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दल के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच किया जाता है। अतः जीतने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर ही विरोधी दल द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों को भारी संख्या में बर्खास्त कर देते हैं और उनकी जगह योग्यता या उपयुक्तता पर विचार किए बिना अपनी पार्टी के सदस्यों को नियुक्त कर देते हैं। इस लूट प्रणाली की शुरुआत हालांकि पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों वॉशिंगटन, जेफरसन तथा एडम्स ने की थी, परंतु इसका सबसे अधिक प्रचलन राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के शासनकाल में हुआ था। लूट प्रणाली के जनक राष्ट्रपति जैक्सन ने 1829 में कहा था, सरकारी अधिकारियों के काम इतने सीधे और सरल हैं कि उनको करने के लिए बुद्धिमान लोग आसानी से योग्य साबित हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक सुधारों के लिए एक जन आंदोलन शुरू हो गया और 1881 में एक हताश बेरोजगार चार्ल्स गुवेटे द्वारा राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या किए जाने के बाद इसमें तेजी आ गई। 1940 में रैम्सपिक एक्ट ने राष्ट्रपति को संघीय सरकार की लगभग सभी सेवाओं को लोक सेवा प्रणाली के अधीन लाने का अधिकार दे दिया। 1940 तक संघीय सरकार की 90% सेवाएं उस लोक सेवा प्रणाली के अंतर्गत आती थीं, जिसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 1883 के पेंडलेटन एक्ट द्वारा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज भी 10,000 से लगभग ऐसी वरिष्ठ लोक सेवाएं हैं जिनको संरक्षित सेवाएं माना जाता है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट प्रणाली को पूरे तौर पर अभी तक खत्म नहीं किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवाओं के विस्तार में जिन समितियों तथा आयोगों की सिफारिशें का योगदान है वे हैं ब्राउनलो कमेटी, दूसरी प्रथम हूवर आयोग और तीसरी द्वितीय हूवर आयोग। 1978 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी केवल संयुक्त लोक सेवा आयोग थी, अतः संघीय लोक सेवा का प्रबंधन यही करती थी। इसमें सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 लोक सेवा आयुक्त होते थे। उनका कार्यकाल अनियत था और उनको राष्ट्रपति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार पद से हटाया जा सकता था। 1978 के सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट ने 3 सदस्यीय द्विदलीय संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को समाप्त कर दिया और 3 अलग अलग और स्वाधीन एजेंसियों की स्थापना कर दी। ये एजेंसियां हैं कार्मिक प्रबंधन कार्यालय, योग्यता प्रणाली, संरक्षण बोर्ड और संघीय श्रम संबंध प्राधिकरण। ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में प्रचलित पद श्रेणी वर्गीकरण के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में पद स्थिति वर्गीकरण प्रणाली प्रचलित है। वर्गीकरण की इस अमेरिकी प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवा पदों का
वर्गीकरण कार्यों, उत्तरदायित्वों और योग्यता के आधार पर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला संघीय वर्गीकरण कार्यक्रम 1923 में वर्गीकरण अधिनियम द्वारा तैयार किया गया था। रोजगार तथा वेतनमानों के आधार पर संघीय कार्मिकों को 18 सामान्य अनुसूचित श्रेणियों के समूहों में रखा जाता है। ब्रिटिश प्रशासक वर्ग के पेशेवर नौसिखियों के विपरीत इन सर्वोच्च श्रेणियों के सदस्य पेशेवर विशेषज्ञता में दक्ष होते हैं। ये पेशेवर विशिष्ट वर्ग वरिष्ठ कार्यकारी सेवा सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस की अंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पूर्व तथा सेवाकालीन दोनों प्रकार की प्रशिक्षण प्रणालियों का विकास हुआ है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण 2 प्रकार का होता है। अंतरंग प्रशिक्षण। अंतरंग प्रशिक्षण का सरोकार प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्य से है, जबकि प्रशिक्षुता का सरोकार व्यापार या शिल्प कौशल से है। प्रशिक्षण का कार्य कार्मिक प्रबंधन कार्यालय, संघीय एजेंसियों, विश्वविद्यालयों तथा विशेषज्ञता प्राप्त स्थानों द्वारा किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निगरानी और समन्वय का संपूर्ण उत्तरदायित्व ओपीएम का है। प्रथम हूवर आयोग तथा द्वितीय हूवर आयोग ने नागरिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1958 में घटी थी। उस वर्ष कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण अधिनियम पारित किया था। अधिनियम ने सरकारी एजेंसियों को अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर पैसा खर्च करने का अधिकार दिया था। कोई भी संघीय एजेंसी अपने बजट का 1% से अधिक खर्च नहीं कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण विशिष्टता अंतर एजेंसी पुनः प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण है, जिसकी व्यवस्था कार्मिक प्रबंधन कार्यालय ओपीएम करता है। अब बात करते हैं पदोन्नति की। पदोन्नति के लिए कार्यकुशलता का माप करने वाली एक प्रणाली काम करती है, और वो प्रणाली है उत्पादन अभिलेख प्रणाली, विशेषता निर्धारण प्रणाली, सामान्य लाफान प्रणाली, व्यक्तित्व तालिका निर्धारण की विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण सूची प्रणाली। अमेरिकी संविधान में एक संघीय राज्य की व्यवस्था की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अर्थात संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि इन इकाइयों को उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय सरकार की इकाइयां हैं, पहली तो काउंटी या ग्रामीण क्षेत्र, दूसरी नगर, तीसरा कस्बा और नगर क्षेत्र, चौथी विशेष जनपद। आइए इनके बारे में कुछ बातें जानें। काउंटी भू प्रादेशिक रूप से काउंटी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानिक शासन की सबसे बड़ी इकाई है। प्रत्येक काउंटी क्षेत्र के प्रबंध निकाय के रूप में इसका एक काउंटी बोर्ड होता है। प्रशासनिक सत्ता के रूप में बोर्ड के अलावा प्रत्येक काउंटी क्षेत्र में अनेक अधिकारी होते हैं, जैसे कि शेरिफ, लिपिक, कोरोनर, अधिवक्ता, लेख परीक्षक, अभिलेखपाल, सर्वेक्षक, खजांची, कर निर्धारक, स्कूल अधीक्षक और न्यायाधीश इत्यादि। नगर नगर शहरी स्थानीय स्वायत्त शासन की एक इकाई है। इसे नगरपालिका के रूप में संस्थापित किया जाता है। इसकी तुलना ब्रिटेन के बोरो से की जाती है। बोरो का अर्थात नगर। नगर क्षेत्र के उपमंडल और ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की प्रधान इकाइयां हैं। कस्बों के शासी निकाय को कस्बा सभा या टाउन मीटिंग कहते हैं। कस्बे के सभी योग्य मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इन कस्बों में प्रत्यक्ष जनतंत्र को काम करते हुए देखा जा सकता है। नगर क्षेत्रों के शासी निकाय को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स या बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स अथवा एडवाइजरी बोर्ड कहा जाता है।
इन छोटे से चुने हुए निकाय में लगभग 3 सदस्य होते हैं जो अध्यादेश और बजट पारित करते हैं। विशेष जनपद यह स्थानीय सरकार की एक इकाई है जिसकी स्थापना किसी एक सेवा विशेष को उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। यह इकाई किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक विशेषीकृत तंत्र उपलब्ध कराती है। इस विशेष जनपद में सबसे पुराना और सबसे अधिक संख्या वाला स्कूल जनपद है जिसकी काम स्कूलों की देखरेख करना है। वर्तमान में 40,000 विशेष जनपदों में 15,000 स्कूल जनपद हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी अन्य देश के संविधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।